अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद के स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये हमारा प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसमें हम डॉक्टर वसीम शौकत के साथ जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा है वो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं ताकि आप जो प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो डिस्कशन हुई है उससे भी मुस्तफ़ीद हो सकें। वेलकम बैक डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने गुजारिश की अपने इंट्रोडक्शन में भी कि आपकी एक बिल्कुल जो डिफरेंट वो लाइन रही है और आपका करियर भी बिल्कुल डिफरेंट रहा है। वो आपने जो एक रवायती अंदाज़ होता है उसमें आपने नहीं अपनी प्रोफेशनल लाइफ का स्टार्ट किया। तो थोड़ा बताइएगा कि स्टूडेंट लाइफ आपकी कैसी गुजरी यूनिवर्सिटी में। अच्छा, जैसे मैंने पहले जैसे जिक्र किया कि जब मैं डीवीएम में आया यूवास में और मैं अपनी क्लास में आई वाज द सेकंड लास्ट पर्सन। जब आप मेरिट लिस्ट बनाते हैं एफएससी के तो आई वाज द सेकंड लास्ट। और ये मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग है जो मैं शायद शेयर करना चाहूँगा लोगों के लिए कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ यूनिवर्सिटी में। मैंने अप्लाई किया ओपन मेरिट के ऊपर और वो चलता रहा, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, तीसरी के बाद वो ख़त्म हो गया और मेरे नंबरों में और लास्ट नंबरों में 2 नंबर का फ़र्क था। तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ और मैंने बीएससी स्टार्ट की। तो जब मैंने बीएससी स्टार्ट कर दी तो 2-3 महीने गुजरे थे तो मैं लाहौर आया हुआ था अपने मामू के पास और मुझे वहाँ पर फ़ोन आया लाहौर में गांव से मेरे पेरेंट्स की तरफ से कि एक लेटर आया हुआ है तुम्हारा यूनिवर्सिटी का और तुम्हारा एडमिशन हो गया है। तो ये लास्ट लिस्ट लगने के को 2-3 महीने बाद की बात है। तो अगर मैं एग्जैक्ट कहूँ तो 2004 नवंबर में लास्ट लिस्ट लगी तो 2005 फरवरी की बात है। तो मैं भूल भी चुका हुआ था कि अब वहाँ पर कैसे है। तो जब मेरे फादर जो हैं वो लेटर लेकर अगले दिन लाहौर आ गए और फिर हम यूनिवर्सिटी गए तो पता चला कि यूनिवर्सिटी ने क्लासें शुरू हो रही थी फरवरी में, बिकॉज एडमिशन में और क्लासेस में उस दौर में थोड़ा सा गैप होता था। तो कोई बच्चा जो है उसने छोड़ दी डिग्री और उसने कहा जी मुझे फ़ीस रिटर्न कर दें और एक सीट वेकेंट हुई और वो वेकेंट सीट के ऊपर आई वॉज दी ऑन द टॉप ऑफ द वेटिंग लिस्ट। तो उन्होंने मुझे लेटर भेजा और उन्होंने कहा जी आप आके फ़ीस जमा करवाएं और दैट इज़ हाउ आई केम। और मेरे बाद फिर एक बच्चा और आया इसी तरीके से जो मेरे से नीचे वाला था। तो दैट इज़ वाई आई वॉज द सेकंड लास्ट इस क्लास में। और जब मैं आया तो आई वॉज अ शाई स्टूडेंट। ऐसे ही जैसे आप एक गांव के माहौल से आते हैं और यहाँ आपका इंटरेक्शन होता है बेशुमार कल्चर्स के लोगों से, पर्टिकुलरली लाहौर के लोगों के साथ। तो पहला सेमेस्टर हमारा गुजरा तो एक इन्फीरियरिटी किस्म के कॉम्प्लेक्स के अंदर, लेकिन फॉर्चुनेटली इट वाज माय सेकंड सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के अंदर मेरा इंटरेक्शन हुआ कुछ सीनियर्स के साथ और उन्होंने मुझे बताया कि यूनिवर्सिटी में क्लब है विच इज़ कॉल्ड वेट्स केयर क्लब और ये एनिमल वेलफेयर के लिए और वेटरनरी स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग के लिए काम करता है। तो मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ उनसे और मैंने कहा जी, और कुछ दिन मुझे लगे, आई मेड माई वे एज अ वॉलंटियर टू द क्लब। तो दैट वाज माई बिगिनिंग ऑफ काइंड ऑफ एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यूनिवर्सिटी में इन लाइन विद माई स्टडीज़। और ये फिर अगले 3-4 साल में ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए इतना ज़बरदस्त बना एंड आई हैव नो डाउट टू से कि जब मैं यूनिवर्सिटी से निकला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तो आई वुड से मे बी इन टॉप 10-15 स्टूडेंट्स जो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल और आपकी ओवरऑल इम्पैक्ट के हवाले से आप देखें। तो इस दौरान यूनिवर्सिटी के 2-3 साल शुरू के जो थे उसमें काफ़ी ज़्यादा हमने टाइम स्पेंड किया एनिमल वेलफेयर के हवाले से एक्टिविटीज़ को इंगेज करना। मैं कम्युनिकेशन को ज़्यादा मेरा था, इंटरनेट का काफ़ी यूज़ था तो मैंने काफ़ी सारे लिंक्स इस्टेब्लिश किए उस दौर में। 2005-6 में वर्ल्ड वेटरनरी एसोसिएशन के साथ पहली दफ़ा मुझे याद है 2006 में हमने वर्ल्ड वेटरनरी एसोसिएशन के थ्रू हमने वेट्स केयर क्लब के अंडर वर्ल्ड वेटरनरी डे मनाया पाकिस्तान में। उससे पहले कॉन्सेप्ट नहीं था और 2007 में उसको बेहतर तरीके से किया। तो बट जब 2007 में आई वॉज ऑन इन 3rd ईयर्स में था जब हमारा वेट्स केयर क्लब में आई वॉज देन बिकेम माई प्रेजिडेंट। तो 2 साल तक मैंने एज प्रेसिडेंट काम किया और सारे जूनियर्स को साथ इंगेज किया। मकसद बेसिकली ये था कि आप एक टीम वर्क के तौर पर अपने आप को लेके आते हैं। सो यू ट्राई टू लर्न कि आपने एक टीम में कैसे काम करना है। तो मेरे जो बहुत सारे मेरे फेलोज़ हैं उनसे ज़रा डिफरेंट इसलिए रहा कि मुझे बहुत सारी ये छोटी छोटी चीज़ें काम करने का मुझे एक्सपीरियंस था। सो जब मैं यूनिवर्सिटी से निकल कर प्राइवेट सेक्टर में आया तो मैंने फ़ील किया कि वो चीज़ें जो मेरे फेलोज़ अब सीखना शुरू हुए हैं, हमने 2-3-4 साल यूनिवर्सिटी में रहते हुए टीम वर्क है, किसी से काम लेना कैसे है, बिकॉज मैंने लाइफ में देखा है कि काम खुद कर लेना इज़ आसान लेकिन किसी से करवाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मेरा यूनिवर्सिटी का जो करियर था इट वाज एज अ स्टूडेंट लाइफ इट वाज वेरी एक्टिव
एक्टिव इन अ सेंस कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, पर्टिकुलरली उस दौरान मीडिया से मेरा इंटरेक्शन रहा। वेटरी न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैंने एज एडिटर काम किया, शुरू में एज असिस्टेंट एडिटर, फिर उसके बाद मैं 1-1.5 साल यूनिवर्सिटी का मीडिया कोऑर्डिनेटर रहा। तो उस प्लेटफॉर्म से मैंने खासा मेरा इंटरेक्शन उस वक्त मीडिया से भी रहता रहा। तो ओवरऑल आई वुड ग्रेड के स्टूडेंट लाइफ इट वाज नॉट मेयरली टुवर्ड्स बुक्स एंड क्लासरूम या टेक्निकल, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट और ये स्किल्स हैं टीम वर्क की, ये सारी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आई। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, ये जितनी भी प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं ना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वहाँ पे एक बड़ा कन्फ्लिक्ट होता है टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ, और ख़ास तौर पर ऐसे स्टूडेंट्स जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, और वो डिस्करेज किया जा रहा होता है कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो और इस पर तवज्जो दो। तो आप अपना डेफिनेटली आपने एक डिस्टिंग्विश्ड पोजीशन गेन की है सेक्टर के अंदर, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं हमेशा से 10 सालों से मैं इवन यंग स्टूडेंट्स को ये कहता रहा हूँ, जब आप यूनिवर्सिटी में आ गए ना, दीज 5 ईयर आर योर लर्निंग फेज़। इन 5 सालों में आप जितनी मर्ज़ी गलतियाँ कर लें, nobody will actually ask you कि ये गलती क्यों हुई है, बट when you come in professional life आपका गलतियों का टाइम ख़त्म हो जाता है। गलतियाँ आपने ज़िंदगी में करनी होती हैं जैसे, आप बगैर गलतियों के सीखते नहीं हैं। सो वो गलतियाँ आप पहले कर लें, सो यू लर्न अर्लियर, आप बाद में शुरू करें, आप वहाँ पर करेंगे। सो मेरी ये स्टूडेंट्स को होगी कि देखिए, प्राइम फोकस आपका पढ़ना है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। यू हैव टू बी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, आपकी स्किल्स, आपका नॉलेज, और वो आपको बुक पढ़ने से, आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस, इन सारी चीज़ों से। लेकिन उसकी एट द सेम टाइम अपने विजन को ब्रॉड करने के लिए, अपनी सॉफ्ट स्किल्स को पॉलिश करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में कि हमारे स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो इन सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। और मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि आप ये ना करें कि इन चीज़ों पे अगर टाइम लगाएं, अपनी पढ़ाई का टाइम वेस्ट करके नहीं लगाएं। ये टाइम आपने लगाना है आपकी पढ़ाई के अलावा, जो टाइम आपके पास है, जिसमें आपने सोना था, जिसमें आपने मोबाइल के साथ टाइम गुजारना था, जिसमें आपने कोई भी और काम करना था, उस टाइम को कट करें और डेडिकेट सम टाइम टुवर्ड्स दीज सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ जो आपके प्रोफेशनल स्किल्स के साथ सिनर्जेटिक इफेक्ट दें। तो मेरे ख्याल में ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। आप बहुत अच्छा स्टूडेंट हों, आपके अच्छे ग्रेड्स हों, विल नॉट मैटर अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। यू हैव टू बी वेरी गुड इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आपके पास जितना भी नॉलेज है वो यूजलेस हो जाता है किसी स्टेज पे जाकर। डॉक्टर साहब, आप फिर जब आप निकलते हैं यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी से, तो फिर आप आते हैं, तो कहाँ से आपने स्टार्ट दिया? आपकी मेरा इंटर्नशिप भी थोड़ी डिफरेंट थी। अच्छा, मैंने इनफैक्ट इंटर्नशिप मैंने स्टार्ट की टेट्रा पैक पाकिस्तान से। तो जब मैं टेट्रा पैक में इंटरव्यू देने के लिए गया, मुझे अपॉर्चुनिटी का पता चला, तो मेरे ख्याल में हमेशा से ये था कि टेट्रा पैक एक पैकेजिंग कंपनी है, डब्बे का दूध बनता है जो वो टेट्रा पैक का होता है। बट आई हैव नो आइडिया कि टेट्रा पैक में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। तो टेट्रा पैक ने उन दिनों में एक डेयरी डेवलपमेंट का इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, डेयरी हब, जो टेट्रा पैक का कॉन्सेप्ट था। और टेट्रा पैक के जो कस्टमर्स हैं, नेस्ले, एंग्रो फूड्स, हरीब फूड्स, इनके साथ मिलकर टेट्रा पैक ने लॉन्च किया था। उसमें ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव था। तो टेट्रा पैक वर लुकिंग, 1-2 इंटर्न्स ढूंढ रहे थे जो थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट में हेल्प आउट करें। तो जब मैं आया तो मेरा प्राइम फोकस जो इंटर्नशिप के दौरान था, और जो बाद में मेरा फिर इंटर्नशिप के फौरी बाद जॉब कंटिन्यूशन भी उसी प्रोजेक्ट में टेट्रा पैक में चलती रही, वो ये था कि मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल था। मेरे 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजर थी। एक तो ये था कि हम कुछ फार्मर्स के लिए कुछ एक्सटेंशन मटीरियल डिवाइस कर रहे थे, और एक्सटेंशन मटेरियल हमें उर्दू में बनाना था, डिफरेंट टेक्निकल टॉपिक्स के ऊपर, वैक्सीनेशन है, साइलेज है, न्यूट्रिशन है, और हेल्थ की चीज़ों के ऊपर। तो वो उसमें टेक्निकली एक किसी बंदे का होना ज़रूरी था जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों, जिसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हों, और उसमें हम काम किया। दूसरा एक और यूनिक इनिशिएटिव उसमें जो मैंने पर्टिकुलरली लीड किया था, वो था एनिमल टैगिंग का। तो मैंने इनफैक्ट एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के साथ मिलकर एक डेयरी हब मॉनिटरिंग सिस्टम के नाम से एक वेब बेस्ड हमने एक सिस्टम बनाया। हमने कोई मेरे ख्याल 4-5 हज़ार एनिमल्स को साहिवाल और खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में टैग किया, फार्मर्स को रजिस्टर किया, एनिमल्स को टैगिंग की फर्स्ट टाइम 2009 में, और उनका डाटा हमने जो है ना वो हर 15 दिन के बाद रखना शुरू किया। सो ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, आपको पता है हमारे एनिमल आइडेंटिफिकेशन का एक बहुत बड़ा बहरान है ही नहीं। तो ये हमने एफर्ट की जिसमें बहुत सारी रुकावटें भी थी, लेकिन एक मॉडल के तौर पर इट वाज सक्सेसफुल। लेकिन इसके अलावा हमने फिर उस प्रोजेक्ट के अंदर एज अ टीम हमने
कुछ ट्रेनिंग मटेरियल प्रोड्यूस किया जो आज भी अगर आप यूट्यूब पे जाएं तो आपको डेयरी हब ट्रेनिंग वीडियोस के नाम से 15 टीवी प्रोग्राम्स मिलते हैं जो उस दौर में प्रोडक्शन सारी उसकी हुई। तो आई वाज वन ऑफ द की टेक्निकल रिसोर्स जो सारे में आप कह लें कंसेप्शन से लेकर उसकी एंड एडिटिंग तक जो है ना मैं इन्वॉल्व रहा। तो रूबी से फिर ताल्लुक बाद में कोई बहाल रहा या ख़त्म? अच्छा नहीं, बिल्कुल रूबी से बिल्कुल भी नहीं रहा, लेकिन उस पर्टिकुलर जो टाइम फ्रेम था जिसमें हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो मेरे लिए बड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। एक बहुत ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं था कि मैं मीडिया से थोड़ा सा और स्टूडेंट लाइफ में भी इंटरेक्ट था, लेकिन उस दौरान मुझे बहुत करीब से काम करने का मौका मिला कि हम तो स्क्रीन पे बैठ के 15 मिनट का प्रोग्राम देख लेते हैं ना, लेकिन उसके पीछे जितनी मेहनत होती है उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग पे। आई स्टिल रिमेंबर कि हम स्क्रिप्ट लिखते थे, हमारे साथ एजेंसीज इन्वॉल्व थी जो कम्युनिकेशन की थी, उनमें एक्सपर्ट्स थे स्क्रिप्ट राइटर, और वो लिख के लेके आते थे और मैं उनको प्रूफ रीड जब करता था तो मैं कहता था ये सारा गलत लिखा हुआ है। वाई? बिकॉज यू नो कि टेक्निकल चीज़ को एक नॉन टेक्निकल बंदा लिख ही नहीं सकता। हम वो इंग्लिश में उनको मटेरियल देते थे और वो उसको उर्दू जब करके आते थे तो मुझे फिर सारी रीडू करनी पड़ती। दैट इज़ वेयर आई लर्न कि हमारी जो एक्सटेंशन का हमने काम किया था, स्किल्स थी, वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुई उसको। तो इवन एडिटिंग के वक्त मैं डायरेक्टर के पास बैठकर उसकी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहा। यार ये लफ्ज़ ठीक नहीं बोला, ये एंगल ठीक नहीं आया। जब शूटिंग हमारी हो रही थी उसमें फिल्म एक्ट्रेस साइमा को हमने उस वक्त लिया हुआ था और बाकी और करैक्टर्स थे, तो उनको एक एक टेक्निकल लफ्ज़ समझाना, फ़िक्रे पे 10 दफ़ा उनको पढ़ना पड़ता था, फिर जाके वो टेक्निकल चीज़ सामने आती थी। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस मेरा ख्याल। और उस दौर में फिर ये पीटीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट भी हुआ। फार्मर की एजुकेशन और मास अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब वो डेफिनेटली आप फिर आपकी जो लाइफ वो सारी रहती है जिसके अंदर एक्सटेंशन वर्किंग है और ट्रेनिंग्स हैं, और फिर डेफिनेटली आप टीम को लीड करते रहे हैं, और फिर आपकी मैनेजमेंट पोजीशन जो है उन पे ज़्यादा आपका वो रोल रहा। तो कभी कोई एहसास हुआ नहीं कि वो डेफिनेटली जब आप एक वो रवायती तौर पे देख रहे होते हैं कि किसी का कैरियर बन रहा है तो वो मार्केटिंग में या सेल्स में बन रहा है, और वो डेफिनेटली या वो प्रोडक्शन में बन रहा है, तो आपका बिल्कुल डिफरेंट। तो कभी एहसास हुआ नहीं कि शायद कभी किसी जगह ब्रेक लग ना जाए और फिर ज़िंदगी में क्या होगा, या अल्लाह के आसरे पे चलते जा रहे हैं? जब यूनिवर्सिटी से निकले तो बहुत ज़्यादा थॉट्स उस तरह से नहीं थे। एक एक्सपीरियंस था जो आप कह लें कि हमने एक्सटेंशन में, एनिमल वेलफेयर और इन चीज़ों में काम किया था। तो जब इस प्रोजेक्ट में मैं आया डेयरी डेवलपमेंट में, और टेट्रा पैक में कुछ अर्सा मैंने जॉब की, उसके बाद सॉल्व एग्री पार्क इस्टेब्लिश हुई, प्रोजेक्ट हमें आउटसोर्स हो गया, उसी को कंटिन्यू किया। फिर वहाँ से हमने सॉल्व एग्री एंड डेयरी इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी, उसको मैं देखता रहा। तो पहले 4-5 साल आप सही कह रहे हैं, मैंने टोटली जो है वो इसी के ऊपर गुजारे, डेयरी डेवलपमेंट पे, कंसल्टेंसी पे और इस तरह के एडवाइजरी असाइनमेंट्स पे, फिजिबिलिटी स्टडीज़ पे। तो ये एक बहुत हटके था एक आम उस सारे से ना। लेकिन फिर बीच में मैं यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन की, 1 साल मैंने यूवास में काम किया एज डिप्टी डायरेक्टर, और 1 साल के बाद देन मैंने उसको रिज़ाइन किया। आई केम बैक टू माय पेरेंट कंपनी सॉल्व एग्री पार्क। जब मैं वापस आया तो मैं एक डिफरेंट रोल में आया, एंड दैट वाज जनरल मैनेजर। एंड रीज़न वाज टू कम इन दैट रोल वाज, हालांकि इससे पहले मैं सेल्स में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और आप सही कह रहे हैं, नॉर्मली अगर आप यूनिवर्सिटी से निकलें, टिपिकली आप एक सेल्स कैरियर ले लेते हैं, यू बिकम एरिया सेल्स मैनेजर, रीजनल सेल्स मैनेजर, जोनल सेल्स मैनेजर, नेशनल सेल्स मैनेजर, उन लाइंस पे आप चल रहे होते हैं। लेकिन मेरा सेल्स के साथ डायरेक्ट लिंक रहा नहीं पहले 4-5 साल। तो मैं ट्रेनिंग्स को देखता रहा, इन चीज़ों को देखता रहा, लेकिन मेरा एक थोड़ा वाइडर एक्सपोजर था कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर थी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने कई कंपोनेंट्स में काम किया, डेयरी डेवलपमेंट में, कंसल्टेशन में भी। हमारे बिज़नेस को मैं डायरेक्ट सेल्स में इन्वॉल्व नहीं रहा, लेकिन मैं इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ इन टच रहा हूँ और उनको देखता रहा। तो जब मैं वापस आया एज जनरल मैनेजर तो मुझे कोई ज़्यादा जो है ना आप कह लें कि महसूस नहीं हुआ प्रॉब्लम कि मैंने सेल्स में किया नहीं। आते ही मैंने इमीडिएटली सेल्स भी मेरे अंडर आ गई, की अकाउंट्स भी आ गए, तो मैंने उसको टेकअप कर लिया, एंड इन नो टाइम आई एक्चुअली कवर्ड अप दैट। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो डाइवर्स किस्म का एक्सपोजर होता है ना आपको, दैट लीड्स टुवर्ड जनरल मैनेजमेंट। बिकॉज अगर आप एक स्पेसिफिक चीज़ में हैं, प्रोडक्शन में हैं, फाइनेंस में हैं, सेल्स में हैं, यू कैन बी हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट, बट देन यू कैन नॉट बी हेड ऑफ द कंपनी, यू कैन नॉट हैव एक्सेस टू ऑल दी जो है ना वेरिएबल्स। तो सम हो आपके पॉइंट इस एंगल से तो ठीक है, अगर मैंने किसी पर्टिकुलर सेल्स का कैरियर लिया होता तो एक डिफरेंट रोल में होता है, एक डिफरेंट सेल्स के उसमें आया, तो ये एक आपकी वो पोजीशन ना होती जो आज है। आप सही कह रहे हैं, तो आप सेल्स हेड होते, आप कुछ और होते। बिकॉज सेल्स हेड पाकिस्तान में बहुत सारे हैं शायद जिनको हम नाम भी ना जानते हो, वो एक स्पेसिफिक
लेकिन वो जब आप इस तरह की एक वर्सटाइल आपकी पोजीशन होती है तो फिर आप डिस्टिंग्विश्ड होते हैं, तो वो डेफिनेटली बहुत कम। बाकी मेरा ख्याल है बिलीव है अल्लाह के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर के रिस्क के मामलात जो है वो उसके हाथ में होते हैं, बंदा एफर्ट करता है सिंसियरली, और ये मेरी सारों से है कि आप एफर्ट करें नेक नीति के साथ, बाकी आपके हिस्से का रिस्क आपको मिलेगा। वो कम है या ज़्यादा है शायद आप उसके ऊपर इतनी दस्तरस नहीं रखते हैं, लेकिन उसको हलाल तरीके से लेना इज़ समथिंग जो हमारे कंट्रोल में। डेफिनेटली जो पोजीशन आपने गेन किया इसके लिए वो एक सेक्रीफाइस तो वो डेफिनेटली होता है। और वो नो डाउट देखें, आप अगर बहुत शॉर्टकट्स में पढ़ते हैं, आप अगर आप अपने आप को सोचें तो शायद मेरे लिए भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी इन 10 सालों में रही हैं कि मैं डिफरेंट लाइंस में निकल सकता था, लेकिन समहाउ मैं एक अपनी उस कह लेंगे अफिलिएशन और इन चीज़ों के साथ मैं लगा रहा हूँ, और आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग, लेट अस सी वेयर डेस्टिनी ब्रिंग्स मी। कोशिश ये रही है बेसिकली कि इम्पैक्ट एक बेहतर क्रिएट किया जाए सेक्टर के ऊपर, प्रोफेशन के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बड़ा एक्सपोजर रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, तो एक थोड़ा गाइड कीजिएगा कि डेफिनेटली एक तो अब हमारे पास जो इंटरनेट की एक्सेस आज है वो आपके दौर में नहीं थी, या जब मैं उस स्टूडेंट लाइफ में था तो नहीं थी, और अब वो एक्सेस ज़्यादा है, तो वो डेफिनेटली उसका एक जो पॉजिटिव यूज़ है वो होना चाहिए। और थोड़ा बताइएगा कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन तक कैसे एक्सेस आपने किया उस दौर में, और वो डेफिनेटली उसका फिर बेनिफिट क्या होता है, स्पेशली जो नए लोग हैं वो इससे। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया इंटरनेट की एक्सेस का। मुझे याद है 2004-05 में जब हम यूनिवर्सिटी लाइफ में आए तो नेट कैफ़ेज़ का ज़माना था, तो आई यूज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन इंटरनेट कैफ़ेज़, बाज़ का 10-10, 11-11 घंटे। और मैंने जो आपको पहले बताया कि वेट्सकेयर क्लब में मेरा सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ, तो वैसे ही हुआ कि हमारे एक सीनियर मेरे साथ वाले कैबिन में बैठे हुए थे और रात 12 बज गए, तो कैफ़े वाले ने कहा भाई सारे लोग चले गए, आप दोनों भी जाए। तो हमने कहा जी आधा घंटा, उन्होंने भी कहा, तो करते करते हमने 2 बजा दिए। तो जब हम निकले तो उन्होंने मुझे से इंट्रोडक्शन लिया, पूछा, तो दैट इज़ वेयर वी स्टार्टेड। अच्छा, उस सारे टाइम में इट वाज डिफ़िकल्ट डेज़, तो आपका इंटरनेट एक्सेस उस तरह से नहीं थी, लेकिन मेरा ये था कि चूँकि मैं वेटरनरी प्रोफेशन में आया था तो मेरा था कि मैं थोड़ा डिफरेंट करूँ, और क्योंकि मुझे शौक़ था इंटरनेट की भी थोड़ा सा मुझे समझ बूझ थी, तो मैंने जो डिफरेंट वेटरनरी प्रोफेशन से रिलेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मैंने अप्रोच करना शुरू किया। पर्टिकुलरली जब मैं वेट्सकेयर में आया तो मुझे रोल ही ये मिला कि जी हम लिंक्स इस्टेब्लिश करें। तो जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी हैं एनिमल वेलफेयर में, इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर है, उस ज़माने में वर्ल्ड सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स थी, वर्ल्ड वेटरनरी एसोसिएशन, तो मैंने इनको ईमेल्स लिखते थे और वहाँ से फिर आपको रिस्पॉन्स आता था। और कभी कभी मैं आज अक्सर मैं ये जिक्र करता हूँ कि उन ईमेल्स को मैं आज खोल के पढ़ता हूँ ना तो मुझे हंसी आती है कि यार कैसी मैंने ईमेल्स लिखी थी, बिकॉज उस वक्त आपको एक्सपोजर नहीं होता। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब 5 साल गुजार के यूनिवर्सिटी से बाहर निकले तो उस वक्त आपकी जो राइटिंग या कम्युनिकेशन स्किल थी वॉज मच इम्प्रूव्ड। तो जैसे मैंने कहा कहीं ना कहीं से आपको शुरू करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में आज तो बहुत इंटरनेट इतना डाइवर्सिफाई हो गया तो हर एक की एक्सेस में है। पॉजिटिव यूज़ इसका यह है कि जो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोफेशनल्स के साथ लिंक हों। जैसे आप फेसबुक के ऊपर मैं देखता हूँ लोग बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट करते हैं, लेकिन फेसबुक को अगर आप पॉजिटिव यूज़ में आएँ तो बहुत सारे आपके पास ग्रुप्स हैं फेसबुक के ऊपर जो टेक्निकल नॉलेज एक्सचेंज करते हैं, प्रोफेशनल्स वहाँ पर मौजूद हैं, दे ऑन डिफरेंट टॉपिक्स वो डिस्कशंस करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ शेयर करते हैं, लिंकेजेस बनाते हैं। तो जो करने वाला काम ये है कि आप पूरी फील्ड के साथ लोगों के साथ एसोसिएटेड रहें, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हैं। आप क्लोजली ऑब्जर्व करें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम कर रही है, वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। और ये बाकी प्रोफेशंस के लिए भी है लाइक ट्रू बिकॉज देखें इंटरनेशनल वर्ल्ड में अब इतना वो डायनामिक चीज़ें हो रही होती हैं, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इंटरनेशनली। और हमारे अपने सेक्टर के अंदर भी फास्ट पेस के ऊपर चीज़ें डेवलप हो रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये इससे ज़्यादा अच्छा मौका मैं समझता हूँ नहीं है। हमारे दौर में तो हमें इतना एक्सपोजर भी नहीं होता था जितना आज के स्टूडेंट्स को ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन पॉजिटिव यूज़ करें और कुछ खुद से करें। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारी स्टूडेंट लाइफ में यूजली होता है कि हम ये समझते हैं कि पका पकाया हमें मिल जाएगा। वी हैव टू रियली वर्क हार्ड टू गेट आवर डेस्टिनेशन, और उसके लिए आपको जो है वो खुद एफर्ट्स करनी चाहिए और आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। इंटरनेट का जो दौर है इसमें आपके पास एक्सेस है, आप पब्लिकेशंस पढ़ सकते हैं, आपके पास नॉलेज है, वो चीज़ें जो आप बुक्स में ढूंढने के बजाय यू कैन गो ऑनलाइन एंड यू कैन रीड के जी फलाने टॉपिक के ऊपर क्या लेटेस्ट रिसर्च चल रही है। सो आपका इंटरेस्ट जो है ना वो डेडिकेटेड और फोकस होना चाहिए।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक आप वो IFCN के रिसर्च पार्टनर भी हैं पाकिस्तान में, फिर आप जो कॉर्पोरेट डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो ये भी डेफिनेटली बड़ी एक डिस्टिंग्विश्ड पोजीशन है। तो ये थोड़ा गाइड कीजिएगा जो नए प्रोफेशनल्स हैं कि वो और ब्रॉडर टर्म में कि ये किस तरह से आप ये पोजीशंस के लिए एफर्ट। जैसे देखें IFCN की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये इंटरनेशनल फार्म कंपैरिजन नेटवर्क है और ये डेयरी इकोनॉमिक्स पे काम करते हैं। ये ग्लोबली मिल्क प्रोडक्शन और इसके पैटर्न्स को स्टडी करते हैं और फार्म इकोनॉमिक्स पे काम करते हैं। 2012-13 में IFCN पाकिस्तान में अपना पार्टनर तलाश कर रहा था, तो उसमें जो उनके बोर्ड के चेयरमैन थे वो हमारे हारून लोधी साहब होते हैं, उनके वो डीलावाल में आप कह लें बॉस थे। तो उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया कि जी वी वांट टू हैव पार्टनर फ्रॉम पाकिस्तान इन रिसर्च, तो आप आएँ। तो मैं चूँकि इन चीज़ों में इन्वॉल्व था तो ऑर्गेनाइजेशन ने बाय वर्च्यू ऑफ माय एक्सपीरियंस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी। तो उसके बाद से लेकर अब तक मैं इन्वॉल्व हूँ उसके साथ। उसमें मेरे लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग थी डेयरी इकोनॉमिक्स में। देखिए हम वेटनेरियंस होते हैं, हमारा काम ज़्यादातर हमें लगता है कि यार हम सिर्फ़ और सिर्फ एनिमल हेल्थ के ऊपर डेडिकेटेड है। मैंने ये देखा है कि जब आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपको एनिमल हेल्थ से थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा और फार्म मैनेजमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, और उसमें इकोनॉमिक्स जो है या फाइनेंस जो है ये बुनियादी हैसियत रखता है। हमारे अक्सर लोग इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कोई एक ऐसा पहलू एज अ वेट या एज अ न्यूट्रिशनिस्ट या प्रोडक्शन वाइज अच्छा हो सकता है टेक्निकली। आप कहें जी ये वाला फार्मूला जानवर को खिलाएं तो बड़ा अच्छा दूध देगा, ये वाला काम करें तो डिजीज़ नहीं आएगी, बट एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर इज डज इट मेक अ फाइनेंशियल सेंस, इज़ इट एन इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मॉडल, इज़ इट अ फाइनेंशियली जो वायबल मॉडल है या नहीं। तो उसमें मेरे ख्याल में इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग बड़ी बेहतर। तो मेरे लिए ये इट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि मैंने इसमें एक्सपर्टीज़ ली, एक्सपीरियंस हासिल किया। फॉर्म हम एनालिसिस करते हैं, छोटे फार्मर का, मीडियम फार्मर का, लार्ज फार्मर का, उसकी मिल्क प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है, उसमें गैप्स कहाँ पर है, एफिशिएंसी क्या है, और उसका फिर कंपैरिजन होता है ग्लोबली कि सारे मुल्कों में आप देखते हैं कौन से मुल्क किस तरह से एफिशिएंट हैं, कौन से मुल्क नहीं हैं। तो ये IFCN का रोल रहा है जो मेरे ख्याल में बड़ा की है हमारे लिए डेयरी इकोनॉमिक्स को समझे। दूसरा जो आपने कॉर्पोरेट डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की बात की, कॉर्पोरेट डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन भी बेसिकली आपको पता है पिछले 10 साल में जब से एग्जोटिक एनिमल्स की इम्पोर्ट खुली है तो हमारे बड़े फार्म्स बन रहे हैं, बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने इन्वेस्टमेंट्स की, स्पेशली 2009 से लेकर 2014 के दौरान। तो उस पीरियड में जितने बड़े फार्म्स बने, अब इनमें इनको इश्यूज़ थे डिफरेंट, टेक्निकल भी, ऑपरेशंस में भी, पॉलिसी लेवल्स पे भी, इनेबलिंग इन्वायरमेंट नहीं है, स्ट्रेटेजिकली प्रॉब्लम्स हैं। तो दे ट्राई टू फॉर्मुलेटेड एक आप कह लें कि एसोसिएशन। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन चूँकि शुरू से डेयरी डेवलपमेंट में थी, इनमें से बहुत से फार्मर्स हमारे कस्टमर्स थे। कई ऐसे फार्म्स थे जिनको हमने शुरू करवाया स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिबिलिटी स्टडी और इनकी फार्म की स्ट्रक्चरिंग और वो सारी चीज़ें। तो उन्होंने हमें भी इसमें इन्वॉल्व किया और हमने उनको ऑफ़र की जी ठीक है आप एसोसिएशन बनाएं एंड यू कैन यूज़ आवर ऑफिस एज सेक्रेटेरिएट फॉर द एसोसिएशन। तो 2014 में फिर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मुझे ये असाइन किया गया जी कि आप इसका ये रोल देखें, और सिंस देन आई एम टेकिंग अप एज जनरल सेक्रेटरी। और मेरे ख्याल में इस एसोसिएशन का बड़ा रोल रहा है सारे फार्मर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, जो आपको पता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत चैलेंजिंग चीज़ है। तो इसका रोल बेसिकली ये रहा है कि एकेडेमिया के साथ, रिसर्च के साथ, गवर्नमेंट के साथ, डिफरेंट प्लेयर्स के साथ जो डेयरी फार्मर्स के प्रॉब्लम्स हैं ना, उन प्रॉब्लम्स को आप कह लें कि हाईलाइट करना और उनके सॉल्यूशंस के लिए इंगेज करना, एडवोकेसी करना, गवर्नमेंट के साथ रहना। बिकॉज गवर्नमेंट के लिए भी इट इज़ ईजियर को एक एसोसिएशन से बात करें और सेक्टर पूरे की प्रॉब्लम्स को समझें, उसके लिए अगर होमवर्क चाहिए बजाय कि इंडिविजुअल लोगों से करते रहें। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और एज एन इंडिविजुअल आई थिंक इट्स बिन ग्रेट मेरे पर्सनली भी एक्सपोजर लेने के लिए और कंट्रीब्यूट करने के लिए कि मेरा जो एक्सपीरियंस है डेयरी इकोनॉमिक्स में, रिसर्च में, इन सारी चीज़ों में एकेडमिक बैकग्राउंड भी है, तो ये सारी चीज़ें आई कैन बेटर कंट्रीब्यूट बिकॉज मुझे अंडरस्टैंडिंग होगी फार्मर के साथ काम करके उनके इश्यूज़ क्या है और उन इश्यूज़ का सोल्यूशंस क्या है। उसके लिए हम एक कंटिन्यूसली पॉलिसी रिसर्च है, एडवोकेसी है, डायलॉग है, ये चीज़ें हम इसमें करते रहते हैं। तो इसमें हमारे अब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं कॉर्पोरेट बड़े फार्म्स के साथ, अब मीडियम लेवल के फार्मर्स भी, ऑर्गेनाइज्ड फार्मर्स हैं वो अब इसका हिस्सा बन रहे हैं। सो द आइडिया इज़ कि आप डेयरी फार्मर्स को एक प्लेटफॉर्म दें कि उनकी आवाज़ भी बने। अदरवाइज़ हमारे अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी में डेयरी फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर के अंदर 60% रोल है, लेकिन डेयरी या लाइफ स्टॉक के ऊपर आप बजट एलोकेशन से लेकर देखें तो वो उसकी प्रायोरिटी गवर्नमेंट्स में कहीं नज़र नहीं आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास वो डेफिनेटली आपका एक प्रोफाइल भी मौजूद है, तो वो भी हम आपकी परमिशन से उसका जो लिंक है
वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि अगर कोई आपकी जो अचीवमेंट्स है और वो लाइफ के बारे में कोई स्टडी करना चाहे तो वो उसको स्टडी कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में डेफिनेटली ईद की मुनासबत से और बाकी ओवरऑल जो आप जो यंगस्टर्स हैं और प्रोफेशनल्स हैं ओवरऑल पाकिस्तान में, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से उनका ताल्लुक़ है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, यंगस्टर्स के लिए मेरा जो पैगाम है वो बेसिकली 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है। नंबर 1, उनकी स्टूडेंट लाइफ। जब आप एक प्रोफेशनल के तौर पर किसी भी यूनिवर्सिटी में, अदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उसमें मेरे लिए एक चीज़ जो मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर तमाम लोगों को, बच्चों को कहूँगा कि आप इंतहाई मेहनत के साथ अपनी तालीम के साथ साथ अपनी स्किल्स को पॉलिश करें। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपके बोलने का सलीका है, आपके पहनने का सलीका है, आपकी इंटरपर्सोनल स्किल्स हैं, आपकी पर्सनैलिटी के ये जो डिफरेंट सॉफ्ट एंगल्स हैं, इनके ऊपर आप भी तवज्जो दें अपनी प्रोफेशनल तालीम के साथ साथ, ताकि जब आप यूनिवर्सिटी से निकलें तो आप में कुछ डिफ्रेंशिएशन हो, यू आर एबल टू स्टैंड आउट अमंग योर अदर कोलीग्स। दूसरा यह, जब आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आ जाएं तो अपना ब्रांड बिल्ड करें। अपना ब्रांड बिल्ड करने के लिए मेरे ख्याल में 2 चीज़ें जो है ना वो की हैं। एक ये है आपकी इंटेग्रिटी, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी एबल टू गेट एन फीडबैक कि लोग कहें यार ये बंदा चीटिंग करता है, ये ठीक नहीं है। सो यू शुड बी एबल टू बिल्ड अ ब्रांड ऑफ योर सेल्फ एक इंटेग्रिटी के साथ। और जब आप इंटेग्रिटी बनाएंगे और साथ आपकी प्रोफेशनल कमिटमेंट हो कि आप जो बात कहें उसको पूरा करें, और कमिटमेंट और इंटेग्रिटी को मिलाकर आप अपना एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड करेंगे जो ओवर द ईयर्स आपके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगी। साथ इसके जो प्रोफेशनल लाइफ में इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मेहनत। आपको शॉर्टकट कोई नहीं लेना, और देयर इज़ एब्सोल्युटली नो शॉर्टकट इन लाइफ। शॉर्टकट नहीं है सक्सेस में कोई। आपने चढ़ना है पहाड़ की चोटी पे, अगर आपने कभी हाइकिंग किया है तो आपको पता है कि जिग जैग तरीक़ों से आपको चढ़ना पड़ता है। सो आपको मेहनत, कोई इस तरह वो शॉर्टकट नहीं होता कि आप नीचे से लेकर डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाएं। तो अगर आप वो शॉर्टकट लेंगे तो कहीं मुंह के बल गिरेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने आप को इनफ टाइम दें, क्रेडिबिलिटी बिल्ड करें, इंशाल्लाह यू विल रियली एक्सेल इन योर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। अच्छा, आखिरी चीज़ मैं जो कहूँगा वो है होप। मेरे ख्याल में जो मैं तमाम लोगों से ये कहता होता हूँ कि होप शुड बी द लास्ट थिंग यू शुड लूज बिफोर यू डाई। जब तक आप जिंदा हैं आप स्ट्रगल करते रहें, नेवर एवर क्विट। मेहनत करें, क्विट ना करें, रिजल्ट्स इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको देगा। अच्छा, ईद के ऊपर ना मेरे 2 छोटे छोटे पैगाम हैं तमाम लोगों के लिए। एक तो ये है कि हम इस वक्त अपनी तारीख के एक मुश्किल तरीन, पूरी दुनिया एक फेज़ में से गुजर रही है कोरोना के हवाले से। तो खुदारा आप SOPs को मद्देनज़र रखें, घर पर रहें, डिस्टेंसेस को मेंटेन करें, SOPs पे अमल करें, क्योंकि पिछली ईद पे जिस तरह से हमने बेहतियाती की और उसकी स्पाइक बाद में आई, हमें इस तरह उसमें से ना गुजरना पड़े, ताकि हम इंशाल्लाह अगले 1-1.5 महीने में काफ़ी तरह इसमें से निकल आए। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि ईद जो है ना वो खुशी का एक दिन है, तो खुशी बांटने से बढ़ती है। तो आप अपनी लाइफ में कोशिश करें कि लोगों के साथ आसानियाँ पैदा करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये था हमारा ईद का स्पेशल प्रोग्राम, और इसमें हमने कोशिश की कि आपके साथ जो डिस्कशन की जाए उसमें डॉक्टर वसीम शौकत की लाइफ के जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनको पेश किया जाए, ताकि आप उससे कुछ सीख सकें। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। हमारी तरफ से आप सबको बहुत ईद मुबारक। अपना ख्याल रखें और एहतियात के साथ इस ईद को सेलिब्रेट करें। थैंक यू वेरी मच।